हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर नशा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का स्पेशल मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और कुछ चैप्टर जो है उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि जो पीछे हमने वीडियो पढ़ाए हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और अभी तक आप सभी ने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके इस चैनल के वेबसाइट पर जाइए, विजिट चैनल कीजिए और उसके बाद सारे वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके देख लीजिए ताकि आप सभी का क्लास 10th सही हो पाए। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं, एक बात आप सभी को बोलना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप सभी को जब कुछ करने का मन करे तो ज़्यादा किसी से इन्फॉर्मेशन मत लीजिएगा, क्योंकि इस कारण से कि आज का जो दुनिया चल रहा है इसमें अगर आप कोई भी काम करने जाइएगा तो आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलेंगे और डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मतलब कि यदि आप कोई काम कीजिएगा तो उस काम में अड़चन डाल देंगे, जिसको हम सब कहते हैं कि बहुत ख़राब तरीके से बोलेंगे। यदि कोई भी आप लोग बात पूछिए तो सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, गलत सही करके आप सभी को नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा हम सभी को नहीं करना है। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए मिले तो आप अपने बल पर ऊपर आइए और सोचिए कि क्या हमारे लिए सही है। आप ये सोच कर चलिए कि क्या हमारे लिए सही है और आगे चलकर हमारे माता पिता के लिए सही साबित होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर साबित सही होगा तो आप उस काम को कीजिए, ज़्यादा किसी से इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, चाहे वो दुनिया को खराब लगे या अच्छा लगे। तो ऐसा ही करना है। अब सभी लोग कोई भी काम करने के लिए होता है, किसी को कुछ करने का मन हुआ तो 10 आदमी से पूछता है। अपने गांव में जाए अपने दोस्तों से बात करने लगता है, अपने दोस्त से पूछता है, गांव के अंकल मिल गए उनसे पूछता है, दादाजी मिल गए किसी से पूछ लेता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा लग रहा है आप उसी काम को देखिए कि कितने लोग करके सक्सेस हुए हैं। मतलब जो काम हम करने जा रहे हैं क्या हमारे लिए सही है, आगे चलकर इसी रास्ते पर चलकर कोई व्यक्ति सफल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सफल कोई हुआ है तो वो रास्ता सही है और उस रास्ते पर चलकर भी कोई अब तक उसी रास्ते पर चल रहा है लेकिन कोई उसका सुझाव सही नहीं मिल पाया है और अच्छा नहीं कर पाया है, तो आप उस रास्ते से जल्द हट जाइए और नया रास्ता अपनाइए ताकि हम लोग जीवन में अच्छे कर पाएँ। और ऐसा ही करना है। ऐसे व्यक्ति से मत पूछिए जो कि आपको डीमोटिवेट करे और ख़राब मोटिवेट करे। तो ऐसा हम लोग को करना होना चाहिए। तो छोड़िए, वो सब बात का बात है। अपने जीवन में ऐसा सोचना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसे पूरा करेंगे और अच्छे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया हुआ रहता है और उसे हम लोग बनाएंगे। हम लोग पहुँच गए थे क्लास 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे, लगभग कुछ क्वेश्चन किए कर लिए थे। आप सभी को एक एग्जाम्पल देते हैं, उसे बना कर दिखाइए कि किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं दिया हुआ है, एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। एक है 510, ये बन चुका था। इसके बाद वाले देख लेते हैं। 336 है और 336 और 54 है। 54 इस प्रश्न से हम सभी को पूछा जा रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए और एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और ज्ञात करने के बाद ऐसा चेक करना है कि ये दो संख्या दिया हुआ है, इसका गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या बराबर आता है। अगर आता है तो हमारा सही है और नहीं आता है तो गलत है। तो इसके लिए हम सभी को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं।
336 और एक इस प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं 54। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, चूँकि लास्ट में 6 है तो सम संख्या है और 2 से विभाज्य होगा, तो 2 से लगाएंगे और 2 से एक बार में, फिर 6 बार में, फिर 16 बचेगा, इस प्रकार से 8 बार में। अब यहाँ पर फिर से 2 बार में लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं तो यहाँ 16 8 मरतबे कटता है और फिर 4 मरतबे 8 कटता है, मतलब 84 बार में 168 विभाज्य हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 2 से लगाते हैं तो 8 कटेगा 4 मरतबे और फिर 2 मरतबे 4 कट जाएगा। फिर से यहाँ पर 2 से लगाते हैं तो 2 और 1। अब यहाँ पर ये विषम संख्या आ गया है तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 3 से 7 या 21 होता है। तो इस प्रकार से 336 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारा इतना आ गया है। तो सबसे पहले 336, तो 336 में पूरे अंक को गुना के रूप में हमें नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए कि कौन संख्या कितना बार आया है। तो सबसे पहले 2 आया है, 1 2 3 4। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है 2 के पावर 4 और गुना में 3 है और 7 है, तो 3 और 7 इस प्रकार से। और इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से करते हैं तो 2 दूना का 4 होता है और 7 दूनी 14 इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये विषम संख्या है तो विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से 3 में 27 9 मरतबे आता है, तो 9 और फिर से 3 इस प्रकार से 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब इसमें पूरे अंक को नहीं लिखना है। जब 54 को अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो इसमें 2 की संख्या 1 है, तो 2 का पावर 1 और गुना में 3 है जो 1 2 3, मतलब 3 का पावर 3 लग जाएगा। तो अब यहाँ से इस संख्या से यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, उससे हम सभी को HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं HCF। तो HCF हम बताए थे कि HCF उस मान को कहते हैं जो इस संख्या में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे कम बार आया है, मतलब जिसका घात सबसे कम है। तो यहाँ पर 3 का पावर 1, 2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 का पावर 4 है। तो आप ही बताइए कि हमें यहाँ पर HCF किस मान को लेना है, 1 पावर वाला या 4 पावर वाला। तो कहेंगे कि नहीं, 1 पावर वाला को लेना है। तो 2 का पावर 1, यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 का पावर 3 है और यहाँ पर 336 में 3 का पावर 1 है। तो आप सब बताइए कि इसमें LCM कौन होगा। तो इसमें LCM कहेंगे कि इसमें भी 3 का पावर 1 हो जाएगा और दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 3 × 2 6 हो जाता है और इस प्रकार से हमारा HCF का मान 6 आ जाता है। अब पूछेगा इसी में से कि LCM क्या होगा। तो LCM निकालने के लिए बताए थे कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर जिसका पावर सबसे अधिक आएगा उसी को LCM के रूप में लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अधिक पावर 2 में है 4 और यहाँ पर 1 है, तो 1 वाला हमें नहीं लेना है, सिर्फ 4 वाला को लेना है। तो 2 का पावर 4 आ जाएगा और गुना में यहाँ पर 3 का पावर 1 है, तो 1 पावर वाला हमें नहीं लेना है, यहाँ पर पावर 3 वाला लेना है। तो 3 का पावर 3 और गुना में 7 को लेना है। अब जब 2 के पावर 4 करते हैं तो हमारा आ जाता है 16 और 3 का पावर 3 करते हैं तो हमें आ जाता है 27। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 में जब 27 से गुना करते हैं, 16 में 27 से, तो यहाँ पर 7 छक 42 आ जाता है, 7 छक 42 4। अब यहाँ पर 6 दूनी के 12 और 7 एकम 7, तो 6 12 12 7 होता है 19 और 19 में जब 4 को ऐड करते हैं तो 23 आता है। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 2 को ऐड करते हैं तो 4, मतलब 432। अब यहाँ पर 7 से भी गुना करना है। तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से कि ये दिया हुआ जो मान हमने गुना किया है, मल्टीपल किया है, वो सही है या नहीं। तो 7 छक 42 2 4, 6 दूनी के 12 और 7, 12 7 19 4 23 सही है। और 2 में 1 से गुना करते हैं तो 2 और 2 4 हो जाता है, मतलब ये सही है। अब 7 से गुना करना है, तो 432 में 7 से गुना करते हैं, 7 दूनी के 14 और 7 या 21 1 22, 7 चौके 28 2 30, मतलब
3024 हमारा जो है LCM प्रकट हो गया है। मतलब कह सकते हैं कि हमारा LCM का मान ये है 6 और HCF का मान 3024 आया है। तो इसके बाद भी हम सभी को इतना ही आंसर नहीं हुआ है, इसके बाद भी हम सभी को चेक करना है, और वो चेक क्या करना है अभी आप सभी को बताते हैं। अब इसमें चेक करना है कि ये दो संख्या दिया हुआ है, ये दो संख्याओं को जब एक साथ गुना करते हैं तो हमें आंसर आना चाहिए LCM गुना में HCF के बराबर में। जैसे कि यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा हमारे मोबाइल में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इस समय प्रॉब्लम आते रहते हैं, बहुत सारे दिक्कत आते हैं। और आप सभी के अभी आवाज़ में दिक्कत आ रहा होगा, अब ठीक हो गया होगा, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर सेटिंग कुछ गड़बड़ा जाते हैं इस कारण से। तो अब हम लोग आगे का प्रश्न देखने वाले हैं कि आगे का प्रश्न किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसे जल्दी से अपने कॉपी में छाप लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लिख लीजिएगा। और इसके आगे का प्रश्न पढ़ने से पहले उसके आगे का प्रश्न अभी बन जाएगा। तो आगे का प्रश्न देखते हैं कि कैसा है। तो इसी में सिर्फ एक अंक बढ़ाया हुआ है, जिससे यहाँ पर 2 अंक वाले LCM और HCF था, अब यहाँ पर मिलेगा 3 अंक वाले, मतलब 3 अंक दिया हुआ रहेगा और उसका HCF LCM निकालना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न में लिखा हुआ है 12, 3 नंबर का प्रश्न है 1। सबसे पहले का है 12, 15 और 21। तो इस तीनों संख्याओं का प्रयोग करके हम सही से पूछा जा रहा है कि LCM क्या होगा, HCF क्या होगा। और इसके बाद तो इस प्रश्न का पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालें, क्या होगा। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने में अगर किसी को परेशानी होता है तो समझिए कि वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति हैं और उसके लिए ही यहाँ पर हम खड़े हैं। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस प्रकार से करना है। अब चेक करना है कि सबसे पहले किसके पहाड़ा में आता है। एक के पहाड़ में तो आएगा लेकिन आगे टप जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और एक को नहीं लिया जाता है अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का गिनती होता है
2 से, तो 2 से चेक करते हैं। तो 2 से 12 कट जाता है, कितने बार में? तो 6 बार में। तो 2 का पहाड़ा यदि 6 बार पढ़ते हैं तो 6 दूनी के 12 आता है। और फिर यहाँ पर 2 से कटेगा ये 3 बार में। अब यहाँ पर आगे 15 को देखते हैं। 15 को यदि 3 से लगाते हैं तो 3 पचे 15 होता है। अब यहाँ पर 18 है, नहीं 21 है। तो 21 विषम संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या के रूप में हमें मिलता है, जो कि होता है 2 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 से नहीं लगाना है, क्योंकि 2 सिर्फ सम संख्या को काटता है, विषम संख्या को नहीं काटता है। तो इसे 3 से चेक कीजिए, तो 3 से ये 7 बार में विभाज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कीजिए कि 2 के बार है, कितने बार है? तो 2 बार है, तो इसका पावर 2 लग जाएगा। 2 का पावर 2 और गुना में 3। अब इसी प्रकार से 15 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 15 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना में 5 आता है। 21 का उसी प्रकार से, तो 21 का आता है 3 गुना 7, मतलब 3 गुना 7। अब यहाँ से हम सभी को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अभी बताए थे कि एचसीएफ उसी संख्या को कहेंगे जो इस संख्या में सबसे कम बार होगा, जो इस संख्या में सबसे कम बार होगा। तो सबसे कम बार यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। इनमें से किसी भी संख्या में 2 नहीं है, तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 3 है, तो 3 यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब कि सभी में 3 का पावर 1 मिल गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ के रूप में हमारा 3 है। अब इसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए उसी संख्या को लेना है जो इन सभी में उपयुक्त है और सबसे ज़्यादा घात में है। तो सबसे ज़्यादा घात में है यहाँ पर 2 के पावर 2, तो सबसे पहले 2 का पावर 2 ले लेते हैं। और यहाँ पर 3 है जो सभी अंकों में है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि सभी में है। 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी, 15 के अभाज्य गुणनखंड में और 21 का अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लेना है, 1 और 3। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 को भी साथ में ले लेते हैं। अब यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 को भी ले लेते हैं और सभी को गुना कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा और एलसीएम निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 होता है। अब 12 में 5 से गुना करते हैं तो 12 पचे 60 होता है, और 60 में 7 से गुना करते हैं, और 60 में जब 7 से गुना करते हैं तो 420 आता है। और इस प्रकार से हमारा एलसीएम निकल कर तैनात है हमारे सामने। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि सर इसका 420 किस लिए है? तो 420 लाने के लिए सबसे भोंदू व्यक्ति के लिए यहाँ पर बता दें कि 2 का पावर यदि 2 करते हैं तो 4 आता है, और 4 में जब 3 से गुना करते हैं तो 12 आता है। और इतना छोटा कर करके बताएंगे तो आप सभी लोग अगर सामने होते तो एक तड़ाक लगता। इस प्रकार से नहीं करना है, डायरेक्ट भी कुछ गुना करने के लिए सीखिए और अच्छा कीजिए, तभी आप लोग कुछ कर पाइएगा। और न तो ऐसे कीजिएगा तो क्लास 10th में बहुत ख़राब आएगा रिजल्ट। आप सभी को ऐसा होना चाहिए। तो इसी प्रकार का और भी आगे प्रश्न है, उसको हम लोग बनाने का चेष्टा करते हैं, और बिल्कुल आसान प्रश्न है जिसे सभी लोग कहते हैं कि बहुत भारी है। तो इसमें सभी अभाज्य संख्या ही दिया हुआ है, तो इसे अभाज्य संख्या के रूप में हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत आसान तरीके से हो जाएगा सिर्फ गुना करके। तो इसे आप लोग जल्द से लिखिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे का प्रश्न कह रहा है 3 नंबर प्रश्न के 2 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे पहले 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, इन सभी अंकों का प्रयोग करके हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बराबर क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, इसको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले इसे अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, और यहाँ पर अभाज्य संख्या के रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो एक बात पता होगा कि ये अभाज्य संख्या ही है। 17 और 23 और 29 जो लिखा हुआ है वह अभाज्य संख्या ही है, और इसे अब अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसे एक प्रकार से इसी को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 17 लिखा हुआ है,
तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 17 एक ऐसा संख्या है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इस प्रकार से इसे अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 23 है, तो 23 को लिखने के लिए 1 में 23 से गुना करेंगे और यहाँ पर इसका सिर्फ 2 ही विभाजक है, इस कारण से ये अभाज्य संख्या है। अब 29 भी ऐसा संख्या जो सिर्फ 1 और 29 से विभाज्य होता है। इस प्रकार से हम लोग का जो अभाज्य गुणनखंड है कर सकते हैं। अब इसमें से कोई पूछ दे कि HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, तो आप सभी से एक प्रश्न है कि इसमें हमको आप सभी लोग LCM बताइए, HCF बताइए क्या होगा। LCM हम अभी बताते हैं, HCF थोड़ा सा लेट से बताएंगे। तो LCM निकालने के लिए हमें यहाँ पर गुना करना है 17 में सबसे पहले 23 से, और इससे जो गुणनखंड करने के बाद अंक आएगा उसे गुना करना है 29 में। तो सबसे पहले 17 में 23 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 में 3 से गुना करते हैं तो 21, और 3 में 1 से तो 3, और 9 में 2, 7 में 2 से तो 14, 3 17 होता है। और 17 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा, और 19 के अभी 9 लिख देना है, और 2 एकम 2 और 2 एक 3। तो यहाँ पर हमने 17 में 23 से गुना किया है तो 391 आ गया है। अब इसे गुना करना है 29 से। 29 से जब गुना करते हैं तो 9 एकम 9 हो जाता है, और 9 9 81 हो जाता है, शेष 8 बच जाता है। अब यहाँ पर 9 में 3 से तो 9 3 27, और 27 में 8 को ऐड करते हैं तो 35 आ जाता है। अब 2 में 1 से गुना करना है तो 2 एकम 2 होता है, और 2 9 18 होता है, 1 शेष बच जाएगा, और 2 3 6 और 6 1 7। यहाँ पर 9 2 1 3 8 5 13 10 1 11। इस प्रकार से हमारा HCF के रूप में इतना बड़ा आ गया, LCM के रूप में इतना बड़ा 11 33 9, यानी कि 11,339 कह सकते हैं इसे। अब यहाँ पर आप सही लोग अभी कमेंट नहीं किए हैं कि इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF बता दें। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन मिला है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 1 है, तो इसका HCF के रूप में सिर्फ 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। एक प्रश्न आप सभी के लिए छोड़ा जा रहा है, वह प्रश्न संख्या है 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, और उसे आप लोग बनाइए और अपने जीवन में अच्छा कीजिए। तो आगे का प्रश्न देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर नहीं, 4 नंबर प्रश्न है, और 4 नंबर में पहुंचने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है कि हमने एक फॉर्मूला आप सभी को दिया था, कि वह फॉर्मूला क्या है। आते ही एक फार्मूला आप सभी को बताए थे, और उसी फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो सबसे पहले एक फार्मूला जो होता है वह होता है कि दो संख्याओं का यदि गुणनखंड करते हैं तो हमें LCM गुना में HCF के बराबर आना चाहिए। मतलब कि जिस दो संख्या से हम LCM और HCF निकाले हैं, उन दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM को जब गुना करते हैं तो दोनों का मान हमें बराबर होना चाहिए। तो उसे हम लोग एक फार्मूला के रूप में समझे और जाने थे। उसी फार्मूला पर यहाँ पर हम लोग को प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले इसे मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 306। इस पूरे प्रश्न को लिख लेते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है HCF, 306 और 657 बराबर में 9 है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये दो संख्या दो को दिया हुआ है, अगर इसका LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो 9 आता है। तो LCM बताना है। LCM 306 और 657 का HCF यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट क्वेश्चन मार्क। तो आइए यही प्रश्न को हमें समझने का बहुत सख्त आवश्यक है। तो आप सभी को एक फार्मूला बताए थे कि LCM का फार्मूला क्या होता है। तो LCM का फार्मूला होता है कि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहला संख्या
और गुना में दूसरा संख्या बटा में HCF, जो HCF दिया हुआ है उसको से भाग देना है। HCF बराबर में LCM आ जाएगा। मतलब कि पहला संख्या क्या दिया हुआ है 306 और गुना में दूसरा संख्या है जो 657 दिया हुआ है और HCF के रूप में 9 है। तो 9 से हमें भाग देना है कि कौन संख्या, सबसे पहले देखिए कि कौन संख्या 6 से विभाज्य है और यदि इसको काटने के छाटने के बाद गुना कीजिएगा तो हमारा LCM आ जाएगा, LCM के रूप में प्राप्त होगा। तो 9 एक ऐसा संख्या है कि इस संख्या से ये भी विभाज्य होगा और ये भी विभाज्य होगा और पूर्ण तरीके से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले देखिए कि कौन संख्या कितना बार में विभाज्य होगा। जैसे इस संख्या में देखते हैं, ये छोटा है तो 9 या 27 होता है। 9 से जब भाग देंगे 306 में तो 9 या 27 होता है और जब 30 में से 27 घटाते हैं तो 3 आता है यहाँ पर 6 और 4 बार में 36, मतलब कि 34 मरतबे ये विभाज्य हो जाएगा। 9 से 34 मरतबे विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 657 में गुना करना है 34 से, 657 में 34 से, और जब गुना के रूप में हम लोग करते हैं तो सबसे पहले 4 सते 28, फिर 4 पचे 20 से 2 22 और 4 छक 24, 24 से 2 26 आ जाता है। अब यहाँ पर 3 में गुना करना है तो 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 छक 18, 18 1 19 होता है। अब ऐड करना है तो 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, मतलब कि जब गुना किए और भाग दिए तो हमारा 22 33 8 आ गया, जो कि LCM के रूप में आ गया है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। लेकिन बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी को एक बात याद रखना होगा कि ये फॉर्मूला को सीधे दिमाग में एकदम सेट करना होगा। अगर दिमाग में सेट नहीं है तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत वजनगर लगेगा, भारी लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुंटल भर का वजन लगेगा। और यदि ये फॉर्मूला हम सभी को याद आ जाए तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए आगे का प्रश्न बनाते हैं और देखते हैं। तो ये प्रश्न भी आप सभी को बता दिए थे कि कैसा प्रश्न रहेगा। जैसे कि बताए थे कि यदि कोई संख्या n है, कोई n है जो कि प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या तो पूर्णांक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या n है और n प्राकृत संख्या के लिए 4 के पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा, तो उसे किस प्रकार से एक्सप्लेन किए थे। तो इसका एक्सप्लेन एक बार फिर से सुन लीजिए। तो उसका एक्सप्लेन इस प्रकार से था कि यदि कोई संख्या के गुणनफल में 10 आता है तो ही उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा, और यदि किसी भी संख्या के अंत में 10 से गुना नहीं करते हैं, 10 का गुणनफल नहीं होता है, तो उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर में उससे समझते हैं। वो तो एग्जाम्पल के रूप में था और एग्जाम्पल को हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल ना करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमारा सारा प्रश्न आते रहते हैं। तो आप सभी लोग अपने किताब को सामने रखिए और उसमें देखिए कि ये जो प्रश्न दिए हुए हैं उसे किस प्रकार से बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं और समझ जाते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में है, 5 नंबर प्रश्न में है, जांच कर बताइए कि n कोई प्राकृत संख्या है, मतलब 0 को शामिल नहीं किया गया है। पूर्ण संख्या कहता तो 0 भी आता, यहाँ पर प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या है और 6 के पावर n है। क्या यह कभी 0 पर समाप्त होगा? 0 पर समाप्त होगा, इसका इकाई अंक 0 पर कभी समाप्त होगा। तो आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो वही सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 4 के स्थान पर 6 कर दिया है। तो आप सभी को एक बात बताते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। जब 6 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले तो ये 2 से विभाज्य होगा
और 2 से 3 मरतबा विभाज्य होगा, तो यहाँ पर गुणनफल में 3 आ जाता है। तो आप ही बताइए, हमें यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, हम कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आपसे पूछेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर कि क्या यह संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, क्या यह जो दिया गया है इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर भी 5 दिख रहा है? 5 कहीं पर भी दिख रहा है? 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 2 और 5 दोनों को एक साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और जब नहीं रहेगा जब 5 और 2 शामिल नहीं रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर के रूप में हमारा आ जाएगा, आंसर के रूप में आ जाएगा कि दिया हुआ पद 5, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिया हुआ पद 2 के पावर n या m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है। इस कारण से दिया हुआ संख्या या इस कारण से 6 के पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। सिर्फ यही हमारा आंसर है, ज़्यादा ताम झाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना हम लोग लिख देंगे और हमारा एग्जामिनेशन में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को करना है। आगे का भी प्रश्न है, उसे प्रश्न को बनाने से पहले आप सभी को एक बात बताना होगा, तो उससे पहले इस प्रश्न को उतारिए और आप लोग अच्छा कीजिए, और इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ पर हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 4 गुना में 6 और प्लस में 1। तो बताइए कि क्या इस संख्या को गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करने के बाद, गुणनफल करेंगे, गुणनफल करने के बाद माने गुना करने के बाद जो हमारा मान आएगा उसमें 1 को ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह भाज्य संख्या आएगा या अभाज्य संख्या आएगा, सिर्फ यही हमें बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले 2 गुना 4 गुना 6 इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इस संख्या को गुना करके बताना है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2 है और 2 के गुना में लिख सकते हैं 3 गुना में 7, इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या इसे गुना करने के बाद हमें भाज्य संख्या प्राप्त होगा या अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, इसे चेक करना है। तो सबसे पहले गुना करते हैं, 2 में जब 3 से गुना करेंगे तो 6, और फिर 6 से गुना 7 में करेंगे तो 7 6 42, और जब 42 में 1 को ऐड करते हैं तो हमारा 43 प्राप्त होता है। और 43 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अब कोई बोल देगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका प्रश्न आएगा कि सर ये तो हमने अभाज्य संख्या ही लिखा था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखा था। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ 7 लिखा हुआ है, ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में किए थे, लेकिन ये अभाज्य संख्या ही कैसे आ गया? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या में गुना करने के बाद हमें भाज्य प्राप्त होता है। जैसे कि 3 में यदि 2 से गुना करते हैं तो 6, जो कि भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड को भी भाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसे किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ऐसे करके हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अब इतना बात आप सभी को अगर समझ में आया है तो आगे का प्रश्न हम लोग बिल्कुल सही तरीके से आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आगे प्रश्न दिया हुआ है, इसे मिटा देते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13, और साथ में है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 है। तो इसे भी चेक करना है। तो सबसे पहले इसे 2 भाग में लिख लेते हैं, क्योंकि दो अभाज्य गुणनखंड है। पहले 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13 दिया हुआ है, इस प्रकार से है।
और दूसरा भाज्य गुणनखंड है 7 गुना 6 और गुना में 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में A5 दिया हुआ है। मतलब कि इसे इस प्रकार से चेक करना है कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर गुणनफल में और योग के रूप में, इसे हम सभी को गुणनफल करना है और उसके बाद जो अंक जोड़ में दिया हुआ है उसे ऐड करना है और ऐड के बाद से फिर हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद देखना है कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है, और भाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंडों को लिखना है। तो सबसे पहले इसे गुना करके ऐड कर लेते हैं। तो यदि हम 11 में 7 से गुना करते हैं तो 77 आ जाता है, और जब 77 में फिर से गुना करते हैं 13 से, 77 में 13 से, तो 7 या 21 और 7 या 21, 21 और 7 28, 28 और 29 हो जाता है, और 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 7 3 11 हो जाता है। मतलब कि 11 में 77 में यदि 13 से गुना करते हैं तो डबल 11 आ जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि हम 77 से गुना करते हैं 13 में तो 7 या 21 2, 7 या 21 21 और 7 21 और 7 28 होता है। और जब 28 में 2 को ऐड करते हैं, 28 में 7 या 21, फिर 7 या 21 और 7 21 और 7 28, 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। और फिर 7 गुना 1 7 आता है, और 7 में यदि 3 को ऐड करते हैं तो 10, मतलब कि 1001 आ जाता है। अब 1000 में 1 में 13 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास 10 14 आ जाता है। तो यहाँ पर इन सभी को अभाज्य गुणनखंड पहले गुना किए तो 1001 आया, और प्लस में 13 किए तो हमारा 1014 प्राप्त होता है। अब फिर सेम इसी प्रकार का प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी अपनाना है। तो इसे भी हम लोग आसानी से करेंगे और बिल्कुल अच्छे कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 7 छक 42 होता है, अब 5 चौक 20 होता है। 42 में 20 से गुना करते हैं तो 840 हो जाता है। और फिर 840 में यदि 6 से गुना करते हैं, 840 है और 6 से गुना करना है तो 0, 6 चक 24 और 8 छक 48, 48 से 2 50 हो जाता है। मतलब कि 50 40 इतना आ जाता है, और प्लस में 5 लिख देना है। अब इसको ऐड करेंगे तो 50 45 आ जाता है। अब इसके बाद इसे फिर से एक बार अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद बताना है कि ये भाज्य संख्या है कैसे। वही अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 10 14 को मतलब 1014 को करते हैं। तो 1014 सर्वप्रथम पहले 2 से लेगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 पचे 10 0 7 इतना बार में कट जाएगा। और 7 5 12 विषम संख्या है तो 2 से नहीं विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। और 12 इसका योगफल आया मतलब 3 से ही विभाज्य होगा। तो 3 से सर्वप्रथम एक बार में, फिर इसमें से 2 बचा तो 6 बार में, फिर 2 बचा तो 9, 9 तिया 27 होता है। मतलब 169 बार में विभाजित हो जाएगा। अब 169 ऐसा संख्या है जो कि एक संख्या का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। मतलब किसी एक संख्या को हम 2 बार गुना करेंगे तो हमारा 169 आएगा। तो वह संख्या हमें है 13। यदि हम 13 को 2 बार गुना करते हैं तो 169 आता है। अगर आप सभी को विश्वास नहीं है तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। 13 में 13 से गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 6 हो जाता है। और 1 में 1 से गुना करें 169 ही आता है। तो 169 इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड आया है। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख देते हैं 2 गुना 3 और गुना में 13 2 बार आया है तो इसको 13 का पावर 2 लिख देते हैं। यही हमारा सिद्ध करना था कि भाज्य संख्या है
तो क्यों है? क्योंकि इसका जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो बहुत सारे आते हैं, मतलब 3 से अधिक संख्याओं में गुणनखंड होता है। इस कारण से इसे कह सकते हैं कि LHS जो था वह संख्या भाज्य संख्या था। अब RHS में चेक करना है कि ये भी संख्या, जांच करना है कि ये भी संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 50 और 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब 5045 का। तो यहाँ पर विषम संख्या है, मतलब कि ये 2 से नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 5, 5 और 9 और 5 को ऐड करते हैं तो 14 आता है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं होता है। तो इसके बाद हमें 5 से चेक करना है। 5 से यदि चेक करेंगे तो ये विभाज्य होगा। 5 से 10 बार में 50 और फिर 0, 9, 45, इतना बार में विभाज्य होगा। अब यहाँ पर एक बात आप सभी को पता होगा कि ये संख्या अब कौन संख्या से विभाज्य होगा, ये पता करना है। तो 1009 है और ये संख्या किससे विभाज्य होगा? तो ये बहुत बड़ा संख्या है। तो इसे चेक करने के लिए सर्वप्रथम जाते हैं तो 7 से चेक कीजिए। यदि हम 7 से इसको विभाज्य करते हैं, 7 से, तो 10, 0, 9, सर्वप्रथम एक बार में तो 3 उतर जाएगा, फिर 0, 7 चौके 28, 2 खत्म, फिर यहाँ पर 9 उतर गया। मतलब कि यहाँ पर ये जो संख्या है ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब कौन संख्या से विभाज्य होगा? 7 से विभाज्य नहीं हुआ है और 3 से विभाज्य नहीं हुआ है, मतलब कि ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब 11 से एक बार चेक कर लेते हैं। यदि 11 से हम भाग देते हैं इसमें 1009 में, तो 11 नंबर 99 होता है और घटाएंगे तो 1 यानी कि 9। यहाँ पर 11 से भी विभाज्य नहीं होता है। अब 12 से चेक करेंगे तो 12 से भी विभाज्य नहीं होगा, चूँकि इस कारण से कि ये जो शब्द है विषम संख्या है जो विषम है और हमें सम संख्या से विभाज्य नहीं करना है। तो विषम संख्या। अब 13 से चेक कीजिए। 13 से यदि चेक करते हैं 1009, तो 13, 13, 6, 13, 4, 13, 14, 13, 15, 63, 78, 63, 91, मतलब 7 बार में सबसे पहले 91 लगेगा। अब यहाँ पर से घटाएंगे तो 9 खत्म। अब यहाँ पर से 9 उतरते हैं, मतलब 13 का में 97 भी 99 भी नहीं आता है, मतलब कि ये 13 से भी विभाज्य नहीं होगा। अब चेक करते हैं 17 से। 17 से यदि विभाज्य चेक करते हैं तो 1009। 17 से यदि चेक करते हैं तो 17, 17, 17, 5, 85, 17 छक 2 तल से होता है, तो 17, 5, 85 लग जाएगा। 5 बार में 85 और इसे घटाते हैं तो 10 में से 5 घटेगा और 10 में से यहाँ पर 9 में से 8 तो 1, 15 बचता है। अब यहाँ पर 100 इतना आ गया है और जो कि ये भी संख्या 17 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो अब किस संख्या से देखा जाए? तो अब इसको देखने के लिए हम सभी को चेक करना है कि सबसे पहले 23 से 19 से विभाज्य होता है या नहीं होता है। 19 से विभाज्य होगा तो ये संख्या विभाजित है और नहीं है तो फिर इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। तो 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। और एक आप सभी को बात पता होगा कि ये संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। ये चेक करने का एक विधि होता है कि सबसे पहले चेक कीजिए कि 1009 से कम कौन संख्या ऐसा है जो इसका पूर्ण वर्ग के रूप में आता है। मतलब 1009 किसका वर्ग है, उससे कम या उससे ज़्यादा, उस प्रकार से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 109 है ये अभाज्य संख्या ही है, तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या आगे अब किसी भी वर्ड से, किसी भी अंक से या किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि लगाएं तो 1009 से एक मरतबे विभाज्य होगा और इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 5 गुना 1009, लास्ट में गुना 1 कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखना चाहें
तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए 1014 को, तो 1 2 3 और इसमें एक और है 4, मतलब 4 अभाज्य गुणनखंड आए हैं। और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 अभाज्य गुणनखंड आया है, मतलब कि जिसका 1 2 3 आया है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पद दिए हुए हैं ये भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या नहीं है। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। एक और प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, लैंग्वेज वाला है, और ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 6 नंबर था जो कि हमारा ख़त्म हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रब्बी को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि वह सबसे अधिकतम समय बताइए। जब फिर से ऐसा थोड़े ना होता है कि कोई भी रनिंग करे तो बराबर स्पीड से ही कर सकता है। जैसे 2 व्यक्ति है, अब दोनों का स्पीड सेम थोड़े ना होता है, एक का ज़्यादा भी हो सकता है, एक का कम भी हो सकता है। तो इस कारण से, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन ऐसा समय आएगा जब दोनों एक बिंदु पर, जहाँ पर से चलना प्रारंभ किया था, उस बिंदु पर ही आकर मिलेगा। मतलब हमेशा दौड़ते रहेगा, लगातार रनिंग में लगा रहेगा, तो ऐसा समय तो ज़रूर आएगा जब दोनों एक ही बिंदु पर हो। तो वह कौन सा समय आएगा। तो इससे हम सभी को हड़बड़ाना नहीं है, लैंग्वेज में है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका हम लोग LCM निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर LCM कौन और किस किस अंक का निकलेगा। सबसे पहले 18 मिनट है, तो 7 नंबर प्रश्न का 18 मिनट के बाद दिया हुआ है 12 मिनट। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 का अभाज्य गुणनखंड सर्वप्रथम 2 से और फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 दूनी 18। अब यहाँ 12 का, तो 4 या 12 होता है, मतलब 2 का पावर 2 और गुना में 3। तो इसका LCM निकालना है। अब LCM किस वर्ड को कहते हैं, LCM उस वर्ड को कहते हैं जो कि इस दिए हुए संख्या में, दिए हुए गुणनफल में सबसे अधिक पावर होता है। तो देखिए कि सबसे अधिक पावर किसका है। तो यहाँ पर 2 में 1 पावर है, यहाँ पर 2 में 2 पावर है। तो LCM में होता है जिसका अधिकतम पावर हो, मतलब 2 के पावर 2, और यहाँ पर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है। तो यहाँ सबसे अधिक पावर वाला मतलब 3 के पावर 2 वाला होगा। 2 के पावर 2 मतलब कि 2 दूना का 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36 होता है। मतलब कि 36 मिनट बाद एक ऐसा समय आएगा जब सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर फिर से मिलेंगे। तो ऐसा प्रश्न हमारे क्लास 10th में बहुत अच्छे प्रकार से आते रहते हैं और हमेशा आएंगे ही। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में बिल्कुल सही तरीके से आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो 1.3 को लेकर, जिसमें सिद्ध करने के लिए रहेगा कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए। तो उसमें √3 दिया रहेगा, √5 दिया रहेगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जो एकदम बिल्कुल जो यहाँ पर एक्सप्लेन कराए जाएंगे आपको, और एग्ज़ाम में सेम टकरा जाएगा, और नहीं टकराएगा तो फिर आप सभी हमको बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, हाँ, सबसे लास्ट में, हम सबसे शुरू में नहीं कहते हैं, सबसे लास्ट में कहते हैं, इस कारण से क्योंकि आप सभी लोग को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को इतना लॉन्ग बनाना नहीं चाहिए, और अगर लॉन्ग वीडियो बन रहा है तो उसमें बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो हम समझ में आने के चलते ही
आप सभी को बीच बीच में टोकते नहीं हैं। अब सबसे लास्ट में क्लास ख़त्म होने वाले हैं, तो इस कारण से हम कह देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए समझ में आया है तब, और एक कमेंट कीजिए कि और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। यहाँ पर बार बार आप सभी को यही बात दोहराते हैं कि अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, ताकि वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ और अपने क्लास 10th सही प्रकार से तैयारी कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।